फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। एमसीएससी एकेडमी में आपका स्वागत है। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और इन्जॉय के साथ पढ़ाई भी कर रहे होंगे और अब आप लोगों को साइंस का क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी। अभी तक हम लोग साइंस के कई चैप्टर्स पढ़ चुके हैं, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग को उस सारे चैप्टर से में कोई भी दिक्कत नहीं हो रहा होगा क्वेश्चन सॉल्व करने में। आप लोग सारे क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर पा रहे होंगे और सभी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि किसी न किसी एग्जाम्स में आए हुए हैं। तो आप लोग वीडियो को ध्यान से देखा करें, जो ना समझ में आए उसे नोट कर लिया करें और बार बार रिवीजन किया करें ताकि आप लोग को भूले ना। और इसी क्रम में हम लोग जो चैप्टर्स देख रहे हैं वो आर्थिक वनस्पति विज्ञान का देख रहे हैं। इसमें से हम लोग के कई वीडियो हो चुके हैं पार्ट 1 पार्ट 2 करके, तो पिछला वीडियो भी आप लोग देखते रहें ताकि आप लोग को सीक्वेंस बना रहे। और इसमें सारी वनस्पतियों का हम अध्ययन कर रहे हैं कि सारी वनस्पतियां हमारे लिए कितनी उपयोगी हैं, उनके फल फूल, उसमें कितना प्रोटीन, विटामिन, मिनरल, आयरन, खनिज, कैल्शियम कितने पाए जाते हैं। एक एक फसल की, जैसे दलहनी फसलों की हम लोग बात कर लिए, फिर मसालों की बात करेंगे, तिलहनी फसलों की बात करेंगे। तो आप लोग उस वीडियो को ध्यान से देखा करें और आंसर देने का प्रयास किया करें और वीडियो के लास्ट में आप अपना रिजल्ट ज़रूर शेयर किया कीजिए कि कितना आपका क्वेश्चन सही हो पा रहा है। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस तेल का प्रयोग अयस्क से खनिज को अलग करने में किया जाता है? आपको बताना है कि इनमें से कौन सा तेल है जो अयस्क से खनिज को अलग करने में किया जाता है। देवदार का तेल, लौंग का तेल, चंपा का तेल, यूकेलिप्टस का तेल। तो जल्दी से बताइए आंसर, अगर पता हो तो कौन सा ऑप्शन आपका राइट हो सकता है। जल्दी से आंसर दीजिए। तो हम बात कर लेते हैं तेल की। तेल जो होता है, तेल या जो वसा होता है, ये मानव को पूर्व ऐतिहासिक काल से ही ज्ञात हो गए हैं और मिस्र में प्राचीन सभ्यता के लोग वनस्पति तेलों का ही प्रयोग अपने भोजन और अपने शरीर के विलेपन में भी करते थे। वनस्पति तेलों को उनको प्रकृति के आधार पर दो समूहों में बांटा गया है, वाष्पशील तेल और अवाष्पशील तेल। वाष्पशील तेल क्या होते हैं? इसको सुगंध तेल भी कहते हैं। ये जो होते हैं, ये तेल कार्बनिक पदार्थों जैसे बेंजीन, टर्पीन तथा अनेक हाइड्रोकार्बन व रिज यौगिकों के उत्पन्न होते हैं। और इनके अणु जो होते हैं, वाष्पशील तेल के जो अणु होते हैं वो अपेक्षाकृत छोटे होते हैं। उनमें प्राय 20 से कम कार्बन परमाणु पाए जाते हैं और वायु के संपर्क में आने पर इनका जो है वाष्पीकरण हो जाता है और प्रत्येक वाष्पशील तेल में एक विशिष्ट एरोमेटिक गंध होती है और ये एंजियोस्पर्म के लगभग 60 कुलों के पौधों में पाए जाते हैं। तो आपका वाष्पशील हो गया। सेकंड जो है इसमें अवाष्पशील तेल। अवाष्पशील जो होता है, ये तेल या वसा जो होता है, ये जटिल कार्बनिक बशीय अम्लों के ट्राइग्लिसराइड के होते हैं और चूंकि ये वाष्पीकृत नहीं होते हैं इसीलिए इन्हें अवाष्पशील तेल कहा जाता है। और शुद्ध अवस्था में इसमें कोई गंध भी नहीं होती है, परंतु खुला छोड़ने पर ये विकृत गंधी हो जाते हैं। मतलब इनके गंध जो सुगंध जो है खत्म हो जाते हैं और ये जल में अघुलनशील होते हैं परंतु कार्बनिक विलायकों में घुलनशील होते हैं। तो आपको पता चल गया होगा कि हमारे जो तेल होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। 2 प्रकार के होते हैं, वाष्पशील, अवाष्पशील तेल। तो इसमें जो है आपका यूकेलिप्टस जो होता है, ये अयस्कों से खनिजों को अलग करने के लिए प्रयोग किया जाता है और वाष्पशील तेल जो होता है वो अधिकांशतः पौधों के पुष्पीय अंगों से ही प्राप्त किया जाता है, लेकिन परंतु जो है कभी कभी कायिक अंगों से, जैसे पत्ती, छाल या फल या बीज में भी इनकी उपस्थिति असामान्य नहीं है। पौधों के विभिन्न अंगों में इनके निष्कर्षण की विधि तेल की मात्रा उनकी स्थिरता पर निर्भर करती है। तो आपका ऑप्शन कौन सा राइट हो गया? यूकेलिप्टस का जो तेल होता है ये अयस्क से खनिज को अलग करने का कार्य करते हैं। अयस्क जो होते हैं उसमें अशुद्धियाँ मिली होती हैं और उस अशुद्धियों को अलग करके हम खनिज प्राप्त करते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर 4 जो है राइट हो गया। नेक्स्ट देखते हैं। निम्न में से किन तेलों का प्रयोग मुख्यतः पेंटिंग तथा वार्निश उद्योग में किया जाता है? आपको बताना है कि किस तेल का प्रयोग हम मुख्यतः पेंटिंग और वार्निश उद्योग में करते हैं। सूखने वाले तेल, अंशतः शुष्क तेल, अशुष्कन तेल, वनस्पति तेल। तो जल्दी से बताइए कौन सा ऑप्शन राइट हो सकता है। तो जो तेल होता है उसका जो वर्गीकरण होता है वो वायुमंडल में ऑक्सीजन अवशोषण करने की क्षमता के आधार पर किया जाता है और इस क्षमता के आधार पर इसको 4 वर्गों में बांटा जाता है। पहला है सूखने वाले तेल, दूसरा है अंशतः शुष्क तेल, तीसरा जो है ये अशुष्कन तेल और चौथा जो है वनस्पति तेल। तो ये तेलों को जो है, ये सारे जो हैं तेलों के प्रकार हैं। तेलों को 4 वर्गों में बांटा गया है। वसीय तेलों को तो 4 प्रकार के हैं, सूखने वाले तेल, अंशतः शुष्क तेल, अशुष्कन तेल, वनस्पति तेल। तो सूखने वाले जो तेल हैं वो क्या होते हैं, ये इनको जो है खुला छोड़ने पे ये तेल जो है वायुमंडल में तुरंत ऑक्सीजन अवशोषित कर लेते हैं और एक पतली लचीली परत बनाते हैं। इनमें असंतृप्त बशीय अम्लों जैसे लिनोइक और लिनोलिनिक अम्ल की पर्याप्त मात्रा होती है और इसमें जो आयोडीन संख्या होती है वो प्रायः 130 से अधिक होती है
और सूखने वाले जो तेल होते हैं उनका प्रयोग मुख्यतः पेंटिंग तथा वार्निश उद्योग में किया जाता है। और अलसी का तेल, कुसुम का तेल, तुंग तेल या सोयाबीन का तेल, ये सारे जो तेल हैं ये सूखने वाले तेलों में आते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा राइट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है राइट हो जाएगा। सूखने वाले तेल जो होते हैं इससे मुख्यतः पेंटिंग और वार्निश बनाया जाता है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। अंशतः शुष्क तेल निम्न में से किन में प्रयोग किया जाता है? आपको बताना है कि जो अंशतः शुष्क तेल है वो किन चीज़ों में प्रयोग किया जाता है। पहला ऑप्शन जलाने में, सेकंड है साबुन बनाने में, थर्ड है मोमबत्ती बनाने में, फोर्थ है उपर्युक्त सभी। तो जल्दी से बताइए क्या हो सकता है इसका आंसर। तो अंशतः शुष्क तेल क्या होता है? ये तेल जो होते हैं वायुमंडल में बहुत धीरे धीरे कम मात्रा में ऑक्सीजन अवशोषित करते हैं और बहुत समय तक खुला छोड़ने पर इसमें जो है एक बहुत पतली परत बन जाती है। इनमें लिनोइक और अन्य संतृप्त अम्लों की पर्याप्त मात्रा भी होती है, परंतु इसमें लिनोलिनिक अम्ल का अभाव होता है। याद रखिएगा, लिनोलिनिक अम्ल का इसमें अभाव होता है अंशतः शुष्क तेल में। और इसमें जो आयोडीन की संख्या होती है वो 100 से 130 होती है। और इसका जो प्रयोग होता है वो खाने में भी किया जाता है, जलाने में भी किया जाता है, साबुन में भी किया जाता है और मोमबत्ती बनाने में भी किया जाता है। और तिल का तेल, सरसों का तेल, सूरजमुखी का तेल या मक्के का तेल जो है वो शुष्क तेल में ही आते हैं। ओके, ये इसी का एग्जाम्पल है अंशतः शुष्क तेल का। तो आपका किस किस में यूज़ होता है? जलाने में, खाने में भी होता है, साबुन बनाने में, मोमबत्ती बनाने में और उपर्युक्त सभी हो जाएंगे इसमें। तो आपका ऑप्शन नंबर फोर्थ जो है राइट हो जाएगा। और इसका जो अंशतः शुष्क तेल का जो एग्जाम्पल है वो तिल का तेल है, सरसों का तेल है, सूरजमुखी का तेल है, मक्के का तेल है। इन तेलों को अगर हम रख देंगे तो ये धीरे धीरे वाष्पित हो जाएंगे, मतलब इनका ऑक्सीजन अवशोषित कर लिया जाएगा वायुमंडल में खुला छोड़ने पर। ओके, तो आपका ऑप्शन नंबर फोर्थ जो है राइट हो गया। नेक्स्ट देखते हैं। निम्न में से कौन आशुष्कन तेल में शामिल नहीं है? आपको बताना है इनमें से कौन है जो आशुष्कन तेल में शामिल नहीं है। पहला है मूंगफली का तेल, सेकंड है अरंड का तेल, थर्ड है मक्के का तेल, फोर्थ है जैतून का तेल। तो जल्दी से बताइए क्या ऑप्शन राइट हो सकता है? अरंड का आशुष्कन तेल में कौन सा शामिल नहीं है बताना आपको। तो आशुष्कन तेल जो होता है वे ये तेल होते हैं जो वातावरण से ऑक्सीजन अवशोषित नहीं करते हैं और अगर इन्हें हवा में काफ़ी समय तक रखने पर ये लचीली परत भी नहीं बनाते हैं। इनमें संतृप्त या ओलिक अम्ल की पर्याप्त मात्रा पाई जाती है और इनकी जो आयोडीन संख्या होती है वो 100 से कम होती है। और इनका उपयोग खाने के अतिरिक्त जो है साबुन या स्नेहकों में भी किया जाता है। और मूंगफली का तेल, अरंड का तेल, जैतून का तेल जो है ये आशुष्कन तेल का उदाहरण है। तो आपका ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा? मक्के का तेल जो है ये आपका आशुष्कन तेल नहीं है, ये अंशतः आशुष्कन तेल है। तो आपका ऑप्शन नंबर थर्ड जो है ये राइट हो गया। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। निम्न में से किस तेल में लिनोलिनिक अम्ल का अभाव होता है? पहला है सूखने वाले तेल, सेकंड है अंशतः शुष्क तेल, थर्ड है आशुष्कन तेल, फोर्थ है वनस्पति तेल। तो अभी मैंने डिटेल में बताया है, यदि आप लोग ध्यान से सुने होंगे तो इसका आंसर फटाक से दीजिए क्या हो सकता है, कौन सा ऑप्शन आपका राइट होगा। जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए। तो आपका ये जो लिनोलिनिक अम्ल जो होता है ये अंशतः शुष्क तेल में इसका अभाव होता है। अभी मैंने बताया कि अंशतः शुष्क तेल क्या होते हैं। ये तेल जो होते हैं वायुमंडल से बहुत धीरे धीरे कम मात्रा में ऑक्सीजन अवशोषित करते हैं और बहुत समय तक खुला छोड़ने पर इसकी बहुत पतली परत ही बनाते हैं। और इनमें लिनोइक और अन्य संतृप्त अम्लों की पर्याप्त मात्रा होती है, लेकिन इसमें लिनोलिनिक अम्ल का अभाव होता है और इसकी जो आयोडीन संख्या होती है वो 100 से 130 तक होती है। इनका जो प्रयोग होता है वो खाने में, जलाने में, साबुन और मोमबत्ती बनाने में किया जाता है। और इसका जो एग्जाम्पल है वो तिल का तेल है, सरसों का तेल है, सूरजमुखी का तेल है, मक्के का तेल है। ये अंशतः शुष्क तेल में आते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर सेकंड जो है राइट हो गया। इसमें लिनोलिनिक अम्ल का अभाव होता है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। मूंगफली का वनस्पति नाम है। आपको बताना है कि मूंगफली का वनस्पति नाम क्या है। अरेकिस हाइपोजिया, विग्ना मूंगो, लेथाइस सेटाइवस, उपर्युक्त सभी। तो जल्दी से आंसर दीजिए कौन सा ऑप्शन हो सकता है। आप अगर पिछला वीडियो देखे होंगे तो इसका आंसर देने में बिल्कुल भी आपको दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि आप लोग इसको एल्यूमिनेट के हिसाब से आप लोग कर सकते हैं। आपको बाकी तो पता है कि कौन कौन से हैं, किसका वनस्पतिक नाम क्या क्या है। तो चलिए जल्दी से आंसर दीजिए कौन सा ऑप्शन आपका राइट हो सकता है। तो आपका विनगा, आपको पता होगा विनगा मूंगो जो है ये किसका है वनस्पतिक नाम, जल्दी से बताइए, कमेंट कीजिए। तो आपका ये उड़द का है वनस्पतिक नाम विनगा मूंगो। और लेथाइस
सेटाइवस किसका है? मैंने पिछले वीडियो में इसको बताया था। लेथाइस सेटाइवस जो है ये खेसारी का वनस्पतिक नाम है। तो आपके मूंगफली का जो वनस्पतिक नाम है वो क्या हो जाएगा? अरेकिस हाइपोजिया। आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है राइट हो जाएगा, अरेकिस हाइपोजिया। और मूंगफली जो है ये लेगुमिनेसी कुल का पौधा है। इसका जो गुणसूत्र होते हैं इसमें 40 होते हैं। और मूंगफली के सभी भागों का जो है एक महत्वपूर्ण उपयोग होता है और दैनिक जीवन के साथ साथ इसका औद्योगिक भी उपयोग है। और मूंगफली का जो हरा भाग होता है वो खुदाई के बाद ही प्राप्त होता है, पशुओं को खिलाने के भी काम आता है। और मूंगफली का दाना जो होता है जिसका कि उत्पादन भारत में बहुत अधिक होता है, एक बहुत ही पौष्टिक पदार्थ होता है और इसमें जो है खनिज पदार्थ फास्फोरस, कैल्शियम, लोहा पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। और मूंगफली वनस्पति प्रोटीन का जो है एक सस्ता और अच्छा स्रोत है। मूंगफली में जो है मांस की तुलना में 1.3 गुना प्रोटीन होता है, 1.3 गुना प्रोटीन मांस की तुलना में। और अंडों की तुलना में 2.5 गुना होता है और फलों की तुलना में 8 गुना होता है। इसमें प्रोटीन जो पाए जाते हैं मूंगफली में जो प्रोटीन होते हैं वो मांस की तुलना में 1.3 गुना और अंडों की तुलना में 2.5 गुना और फलों की तुलना में 8 गुना अधिक प्रोटीन होते हैं। और इसमें थायमिन, राइबोफ्लेविन और निकोटीन अम्ल पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं। इसमें विटामिन ए, विटामिन B1, विटामिन B12 और विटामिन ई भी पाया जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है राइट हो गया। आपको मूंगफली के बारे में अच्छी नॉलेज हो गई होगी कि मूंगफली में कौन कौन सा प्रोटीन, विटामिन पाया जाता है, कौन से तत्व पाए जाते हैं, इसका उपयोग क्या किस किस चीज़ों में किया जाता है। तो आपका ऑप्शन फर्स्ट राइट है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से कौन से तत्व मूंगफली में पाए जाते हैं? आपको बताना है कि इनमें से कौन से तत्व हैं जो मूंगफली में पाए जाते हैं। तो अभी मैंने इसका डिस्कस कर दिया, मूंगफली के बारे में सारा डिटेल बता दिया। तो आप लोग इसका आंसर देने में देरी मत करिए, फटाफट आंसर बताइए क्या है इसका आंसर। तो मूंगफली जो होता है ये इसका वनस्पतिक नाम अरेकिस हाइपोजिया है और लेगुमिनेसी कुल का है। 40 गुणसूत्र इसमें पाए जाते हैं। इनके जो हैं सभी भाग जो है खाने योग्य होते हैं या उपयोग होते हैं। दैनिक जीवन के साथ साथ इनका प्रयोग औद्योगिक उपयोग में भी किया जाता है। और इनका जो हरा भाग होता है वो खुदाई के समय ही प्राप्त होता है, जो पशुओं को खिलाया जाता है। और इसका जो दाना होता है उसका उत्पादन भारत बहुत ही अधिक करता है, जो एक पौष्टिक पदार्थ है। उनमें जो है खनिज पदार्थ फास्फोरस, कैल्शियम और लोहा पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा राइट हो जाएगा? फिफ्थ जो है उपर्युक्त सभी ये राइट हो जाएगा, क्योंकि इसमें खनिज पदार्थ भी पाया जाता है, फास्फोरस भी पाया जाता है, कैल्शियम, आयरन सभी पाए जाते हैं। ओके, तो आपका ऑप्शन नंबर 5 जो है राइट हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से कौन सा विटामिन मूंगफली में पाया जाता है? आपको बताना है इनमें से कौन सा विटामिन मूंगफली में पाया जाता है। विटामिन ए, विटामिन B1, विटामिन 12, विटामिन ई उपर्युक्त सभी। तो इसके बारे में भी मैंने बता दिया कि मूंगफली में कौन कौन से विटामिन पाए जाते हैं। तो जल्दी से बताइए, आप आंसर दीजिए कौन सा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। तो मूंगफली जो होता है इसका जो वनस्पतिक प्रोटीन का एक सस्ता और अच्छा स्रोत होता है। इसमें मूंगफली में जो है मांस की तुलना में 1.3 गुना प्रोटीन होता है, अंडों की तुलना में 2.5 गुना प्रोटीन होता है, फलों की तुलना में 8 गुना अधिक प्रोटीन होता है। और इनमें थायमिन, राइबोफ्लेविन और निकोटीन अम्ल पर्याप्त मात्रा में होते हैं। और इसके साथ साथ विटामिन ए, विटामिन B1, विटामिन B1, विटामिन B12 और विटामिन ई भी पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर 5 जो है राइट हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। ओके, मूंगफली में सभी पाए जाते हैं, विटामिन ए, विटामिन B1, विटामिन 12, विटामिन ई। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, मूंगफली के दाने में तेल की मात्रा होती है। आपको बताना है कि मूंगफली के दाने में तेल की मात्रा कितनी होती है। 45%, 60%, 75%, 80%। तो जल्दी से आंसर दीजिए कौन सा ऑप्शन आपका राइट हो सकता है। मूंगफली के बारे में आपको काफ़ी कुछ नॉलेज हो गया होगा, काफ़ी कुछ जान गए होंगे। तो चलिए इसके आगे के बारे में भी जानते हैं कि और क्या क्या चीज़ें मूंगफली में पाए जाते हैं। तो मूंगफली के दाने में जो होता है ये 45% तेल की मात्रा होती है और जिसका उपयोग जो है खाद्य पदार्थों के रूप में किया जाता है। और इनके तेल में लगभग 82% तरल होता है, तरल या लिक्विड होता है, 82% तरल होता है। और चिकनाई वाले जो ओलिक होते हैं वो 56% होते हैं, इसको फैट भी कह सकते हैं चिकनाई वाले। और लिनोलिक अम्ल जो होते हैं ये 25%, लिनोलिक अम्ल 25% होते हैं। और मूंगफली के दाने में जो होता है वो 25.33% जो है प्रोटीन होता है और 10.2% कार्बोहाइड्रेट होता है और 45% इसमें फैट या तेल होता है।
और इसके तेल का जो प्रयोग होता है वो वनस्पति घी या साबुन बनाने में किया जाता है। और कुछ सीमा तक जो है इस मूंगफली का जो तेल होता है वो सौंदर्य प्रसाधनों, शेविंग क्रीमों, कोल्ड क्रीमों में भी का भी निर्माण करने में किया जाता है। पशुओं की दवा बनाने में भी किया जाता है। तेल निकालने के बाद जो खली बचती है वो पौष्टिक पशु आहार भी होता है, जिसे पशुओं को खिलाने और जैविक खाद के रूप में भी प्रयोग करते हैं। और इसकी जो खली होती है उसमें 8% नाइट्रोजन होता है। जो पशुओं को खिलाते हैं या मृदा में डालते हैं उसमें 8% नाइट्रोजन होता है, 1.5% फास्फोरस होता है, 1.3% जो होता है वो पोटास होता है। ओके, तो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है राइट हो गया। मूंगफली के दाने में तेल की जो मात्रा होती है 45% होती है। नेक्स्ट देखते हैं, मूंगफली के दाने में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा होती है। आपको बताना है मूंगफली के दाने में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कितनी होती है। 25.5%, 10.2%, 15%, 45%। तो जल्दी से आंसर दीजिए कौन सा ऑप्शन राइट होगा। मैंने तो आपको पहले ही आंसर बता दे रहे हैं डिटेल में ही, तो आप लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करने में तो कोई दिक्कत हो ही नहीं रही होगी। फटाफट आप लोग जवाब देते जाइए, जल्दी जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व करते जाइए। तो मूंगफली के दाने में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कितनी होती है। तो मूंगफली जो होता है इसमें हम बताया कि इसके दाने में 45% तेल होता है, जिसका उपयोग खाद्य पदार्थों में किया जाता है। और इसमें जो तरल पदार्थ होता है वो 82% होता है। और चिकनाई वाले जो ओलिक अम्ल होते हैं वो 56% होते हैं। लिनोलिक अम्ल जो होता है ये 25% होता है। और इसके दाने में जो प्रोटीन की मात्रा होती है वो 25.5%, ये जो है प्रोटीन होता है। 25.33% होता है, यहाँ लगभग में ले सकते हैं। और इसमें जो कार्बोहाइड्रेट की मात्रा होती है ये कार्बोहाइड्रेट की मात्रा है, 10.2% कार्बोहाइड्रेट होता है। और 45% जो होता है इसमें फैट होता है। तो आपका ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर सेकंड जो है राइट हो जाएगा। कार्बोहाइड्रेट की जो मात्रा होती है 10.2% होती है। ओके, और इसका जो प्रयोग होता है वो वनस्पति घी और साबुन बनाने के लिए किया जाता है। और कुछ क्षेत्रों में या कुछ सीमा तक इसमें सौंदर्य प्रसाधनों, शेविंग क्रीमों, कोल्ड क्रीमों में भी किया जाता है। इसकी जो तेल निकालने के बाद जो खली बचती है वो जानवरों का पौष्टिक आहार भी होता है, खाद के रूप में भी यूज़ करते हैं। और इसकी खली में 8% नाइट्रोजन होता है और 1.5% फास्फोरस और 1.3% पोटास पाया जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर सेकंड जो है राइट हो गया। 10.2% जो है कार्बोहाइड्रेट की मात्रा होती है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, मूंगफली के दाने को सेकने से निम्न में से कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है। आपको बताना है कि मूंगफली जो हम लोग भून के खाते हैं या तल के खाते हैं उसको सेकने से कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है। विटामिन B1, विटामिन C, विटामिन D, उपर्युक्त सभी। तो जल्दी से बताइए कौन सा ऑप्शन हो सकता है। तो ये जो सिका हुआ दाना होता है इसको सेक के खाने से मूंगफली में थायमिन नष्ट हो जाते हैं और ट्रिप्सिन भी नष्ट हो जाता है। इससे प्रोटीन का जो पोषक मूल्य होता है वो बढ़ जाता है। थायमिन नष्ट हो जाते हैं और ट्रिप्सिन भी नष्ट हो जाते हैं। तो थायमिन किसका रासायनिक नाम है। विटामिन B1 को थायमिन बोलते हैं। थायमिन के बारे में आपको पता है कि बेरी बेरी रोग हो जाता है विटामिन B1 की कमी से। तो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है राइट हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से किसका उपयोग मक्खन बनाने में किया जाता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी से बताइए इसका आंसर। मक्खन बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है। उड़द, मूंगफली, मक्का, उपर्युक्त सभी। तो कौन सा ऑप्शन राइट हो सकता है। तो आपका ये जो मूंगफली के दाना होता है इनका प्रयोग जो होता है इसको मक्खन बनाने में किया जाता है। और इसके लिए मूंगफली को बहुत अधिक तापमान पर सेका जाता है, जिसके कारण उसमें से थायमिन और पेंटाथेनिक एसिड जो है 40 से 50% जो है नष्ट हो जाते हैं। 40 से 50% थायमिन की मात्रा और पेंटाथेनिक एसिड जो होते हैं ये नष्ट हो जाते हैं इसकी सेकाई करने से। और मूंगफली के दानों का ही हम मक्खन बनाने में यूज़ करते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर सेकंड जो है राइट हो गया। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से किनका प्रयोग दूध और दही बनाने में किया जाता है। आपको बताना है कि इनमें से किनका प्रयोग दूध और दही बनाने में किया जाता है। पहला ऑप्शन तिल, सेकंड है अलसी, थर्ड है मूंगफली, फोर्थ है उपर्युक्त सभी। तो जल्दी से बताइए क्या कौन सा ऑप्शन आपका राइट हो सकता है। तो आपका ऑप्शन नंबर थर्ड जो है राइट हो जाएगा। मूंगफली मूंगफली से ही दूध और दही बनाया जा सकता है। और इसको सेक के इसका मक्खन भी बनाया जा सकता है। तो मूंगफली के बारे में तो आपको पता ही चल गया होगा, काफ़ी कुछ नॉलेज हो गई होगी कि मूंगफली में कितना कार्बोहाइड्रेट, कितना विटामिन, कितना इससे तेल निकलता है, कितना इसमें फ़ैट होता है। तो मूंगफली का जो दाना होता है उसको कच्चा या तल कर मीठे या नमकीन बनाकर भी इसका काम यूज़ किया जा सकता है। और मूंगफली के दूध व दही जो है
इसके उत्तम गुणों वाला तैयार किया जाता है। मूंगफली से उत्तम गुणों वाला जो है दूध व दही तैयार किया जाता है। मूंगफली जो है एक दलहनी फसल होने के कारण इनकी जड़ों में पाए जाने वाले जो जीवाणु होते हैं वो वातावरण से मृदा में नाइट्रोजन एकत्रित कर लेते हैं, जिससे मिट्टी जो है उसकी उर्वरता शक्ति बढ़ जाती है। तो आपका ऑप्शन नंबर 3 जो है राइट हो गया, मूंगफली। मूंगफली का प्रयोग दूध और दही बनाने में भी किया जाता है। ओके, अब आप लोगों को मूंगफली के बारे में अच्छी खासी नॉलेज हो गई होगी। अब आप लोग मूंगफली की यूज़ बता सकते हैं कि मूंगफली हमारे लिए कितना उपयोगी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तिल का वानस्पतिक नाम है। तिल का वानस्पतिक नाम क्या है? सीसम इंडिका, ब्रासिका स्पीसीज, अरेकिस हाइपोजिया, उपर्युक्त सभी। तो जल्दी से आंसर दीजिए, कौन सा ऑप्शन आपका राइट हो सकता है। तो आपका तिल का जो वानस्पतिक नाम है वो सीसम इंडिकम है। सीसम इंडिकम है। आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है ये राइट हो गया। और ब्रासिका स्पीसीज जो है ये आपका सरसों का वनस्पतिक नाम है। सरसों का वनस्पतिक नाम है। और अरेकिस हाइपोजिया अभी मैंने बताया किसका नाम है, ये जल्दी से कमेंट कीजिए। तो ये मूंगफली का वनस्पतिक नाम है अरेकिस हाइपोजिया। ओके, तो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है राइट हो गया। तिल का जो वनस्पतिक नाम है वो सीसम इंडिका है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। तिल में प्रोटीन की मात्रा होती है, आपको बताना है तिल में प्रोटीन की मात्रा कितनी होती है। 25 से 30%, 18 से 20%, 30 से 35%, 10 से 15%। तो जल्दी से बताइए कौन सा ऑप्शन आपका राइट हो सकता है। तो तिल जो होता है उसका वनस्पतिक नाम सीसम इंडिकम होता है और इसका जो देसी नाम है वो तिल है। और ये पीडेलिएसी कुल का पौधा है। और मनुष्य को जो है अन्य तिलहन फसलों की तरह ही तिल का भी महत्वपूर्ण स्थान होता है। और तिल से कुछ मिठाइयाँ भी बनाई जाती हैं। तिल के बीज का जो उपयोग है तेल बनाने में भी किया जाता है। और तिल का प्रयोग खाना बनाने, शरीर में लगाने या व्यापारिक सुगंधित तेल तैयार करने, साबुन बनाने, बादाम के तेल में मिक्सर करने में भी इसका यूज़ किया जाता है। और इनके बीजों में 50% तेल होता है और 18 से 20% जो है इसमें प्रोटीन की मात्रा होती है। और जो तिल की खली होती है वो पौष्टिक और स्वादिष्ट होता है, जिसका प्रयोग जो है खली में चीनी और गुड़ मिलाकर मनुष्य को खाने के लिए भी प्रयोग किया जाता है। और दूध देने वाले जो पशुएं होते हैं उनके लिए भी ये लाभदायक और पौष्टिक भोजन होता है। और इनका प्रयोग पशुओं को खिलाने के लिए नहीं करते तो खाद के रूप में भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा राइट हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर सेकंड जो है राइट हो जाएगा। तिल में जो प्रोटीन की मात्रा होती है वो 18 से 20% होती है और तिल के बीज से हम 50% तेल निकाल सकते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर सेकंड जो है राइट हो गया। नेक्स्ट देखते हैं। तिल की खली में निम्न में से कौन सा तत्व पाया जाता है? तिल की खली में निम्न में से कौन सा तत्व पाया जाता है? प्रोटीन, कैल्शियम, फास्फोरस, पोटास, उपर्युक्त सभी। तो जल्दी बताइए कौन सा ऑप्शन आपका राइट हो सकता है। तो तिल की खली में प्रोटीन जो होता है, प्रोटीन 6.2% पाया जाता है। कैल्शियम भी पाया जाता है। फास्फोरस की मात्रा जो होती है 2.0% होती है। और पोटास की जो मात्रा होती है 1.2% होती है। तो तिल की खली में प्रोटीन, कैल्शियम, फास्फोरस, पोटास और विटामिन, नियासिन जो है ये सारी चीज़ें इसमें पाई जाती हैं। और तिल के जो तेल का प्रयोग है वो दवाइयों में भी काम किया जाता है। और तिल के जो सूखे पौधे का प्रयोग होता है वो ईंधन के रूप में किया जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर फिफ्थ जो है राइट हो गया, उपर्युक्त सभी। तिल की खली में जो है सभी तत्व पाए जाते हैं, प्रोटीन, कैल्शियम, फास्फोरस, पोटास। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। निम्न में से कौन सा अम्ल तिल की खली में पाया जाता है? आपको बताना है इनमें से कौन सा अम्ल है जो तिल की खली में पाया जाता है। ओलिक अम्ल, लिनोलिक अम्ल, पामेटिक अम्ल, स्टीयरिक अम्ल। कूट में बताना है केवल पहला दूसरा, केवल दूसरा तीसरा, केवल पहला चौथा, 1 2 3 4। तो जल्दी से बताइए कौन सा ऑप्शन आपका राइट होगा। तिल की खली में क्या क्या पाया जाता है? तो तिल का जो तेल होता है वो अंशतः शुष्क तेलों के वर्ग में आता है। और इनमें जो है ओलिक अम्ल जो होता है ये 37 से 50% होता है। 37 से 50% होता है। लिनोलिक अम्ल जो होता है वो 37 से 40% होता है। और पोमेटिक अम्ल जो होता है ये 7 से 9% होता है। और स्टीयरिक जो होता है ये 4 से 5% होता है। तो आपके जो तिल होता है, तिल की खली में ओलिक अम्ल भी पाए जाते हैं, लिनोलिक अम्ल भी पाए जाते हैं, पोमेटिक अम्ल भी पाए जाते हैं और स्टीयरिक अम्ल भी पाए जाते हैं। और ओलिक अम्ल जो होता है वो 37 से 50%, लिनोलिक अम्ल जो होता है वो 37 से 40%,
पोमेटिक अम्ल जो होता है वो 7 से 9%, स्टीयरिक अम्ल जो होता है वो 4 से 5% होते हैं। और इनके तेल में 2 प्रमुख अवयव भी पाए जाते हैं जिसे सिसेमिन कहते हैं और सिसेमोलिन भी कहते हैं। और ये जो पदार्थ होते हैं अन्य किसी वसी तेल में नहीं पाए जाते हैं, केवल ये तिल के तेल में ही पाए जाते हैं। और सिसेमोलिन के जल अपघटन से सिसेमोल बनता है जो सशक्त एंटीटॉक्सीडेंट होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा राइट हो जाएगा? उपर्युक्त सभी, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, सभी सही हो जाएंगे इसमें। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। सरसों का वनस्पतिक नाम है, आपको बताना सरसों का वनस्पतिक नाम क्या है? कोकोस न्यूसीफेरा, ब्रेसिका स्पीसीज, 1 व 2 दोनों, ना तो 1 ना तो 2। तो जल्दी से बताइए कौन सा ऑप्शन हो सकता है? सरसों का वनस्पतिक नाम क्या है? तो सरसों का जो वनस्पतिक नाम होता है वो ब्रेसिका स्पीसीज होता है, ब्रेसिका स्पीसीज होता है। और कोकोस न्यूसीफेरा जो होता है ये नारियल का वनस्पतिक नाम है, नारियल का, याद रखिएगा, नारियल का वनस्पतिक नाम है कोकोस न्यूसीफेरा। और ये सरसों जो होता है इसका जो कुल होता है ये क्रूसीफेरी कुल का होता है और इसका वंश ब्रेसिका होता है। और सरसों का तेल जो होता है ब्रेसिका की अनेक जातियों से प्राप्त किया जाता है। इनमें जो है ब्रेसिका जांसिया, ब्रेसिका कैम्पेस्टिम किस्म जो होती है पीली सरसों की होती है। और ब्रेसिका कैम्पेस्टिम किस्म की डाइकोटोमा, ब्रेसिका कैम्पोस्टिंग किस्म की जो होती है तोरिया होता है। ब्रेसिका नेपस व ब्रेसिका जांसिया की जाति का उद्गम जो होता है उत्तरी शीतोष्ण भूमध्य सागरीय क्षेत्र में होता है। और हमारे देश में जो है इन जातियों को स्थापना जो होती है वो चीन से हुई है। तो आपका ऑप्शन नंबर सेकंड जो है राइट हो गया। सरसों का जो वनस्पतिक नाम है वो ब्रेसिका स्पीसीज है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। ब्रेसिक कैम्पेस्ट्रिस की किस्मों में सरसों, डाइकोटोमा व तोरिया को सामूहिक रूप से क्या कहते हैं? को बताना है कि जो ये सरसों की किस्म है उसमें डाइकोटोमा व तोरिया को और सरसों को सामूहिक रूप से क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन तोरिया, सेकंड है राई, थर्ड है एरंड, फोर्थ है कोको। तो जल्दी बताइए कौन सा ऑप्शन है आपका? तो ब्रेसिका कैम्पेस्ट्रिस की जो होती है 3 किस्में पाई जाती हैं, सरसों, डाइकोटोमा, तोरिया, और इन तीनों को संयुक्त रूप से सामूहिक रूप से तोरिया कहलाती है। और जो ब्रेसिका जांसिया इसकी प्रजाति है उसको सरसों अथवा राई कहते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है राइट हो जाएगा। तीनों का जो सामूहिक रूप है वो तोरिया कहलाता है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। तोरिया व सरसों में सरसों के तेल की मात्रा होती है, तोरिया व सरसों में तेल की मात्रा कितनी होती है? जल्दी से आंसर बताइए। 20 से 30%, 30 से 48%, 50 से 55%, 65 से 70%। तो कौन सा ऑप्शन हो सकता है? तो सरसों का जो वनस्पतिक नाम होता है वो ब्रेसिका स्पीसीज होता है। ये जो है ब्रेसिका वंश का होता है और इसका जो उपयोग होता है भिन्न भिन्न रूपों में किया जाता है। सरसों के जो हरे पौधे से सूखने तक इनके तने, शाखाओं, बीज आदि का भी प्रयोग मानव उपयोग के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और सरसों के जो हरे पौधे का प्रयोग होता है वो जानवरों के हरे चारे के लिए किया जाता है, मानव सब्जी के रूप में भी इसका प्रयोग करते हैं। और सरसों तोरिया के तोल का जो है इसका कुछ महत्वपूर्ण उपयोग भी है, जैसे जलाने में, शरीर की मालिश के लिए, चमड़े और लकड़ी के सामान पर लगाने के लिए, साबुन और रबर के सामान निर्माण करने के लिए। सरसों के जो बीज होते हैं ये टेबल मस्टर्ड, मसाले, अचार, सब्जियों के बनाने के प्रयोग में किया जाता है। और तोरिया या सरसों की जो विभिन्न किस्में होती हैं इसमें तेल की जो मात्रा होती है वो 30 से 48% तक होती है। लेकिन जो तेल की मात्रा होती है वो जलवायवीय कारकों से भी प्रभावित होती है। और बीजों से तेल का जो निष्कर्षण होता है वो यांत्रिक निष्पीड़न द्वारा किया जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा राइट हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर सेकंड जो है राइट हो जाएगा। 30 से 48% जो इसमें होता है तेल की मात्रा होती है तोरिया व सरसों में। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। सरसों के तेल में वसा की मात्रा होती है 40%, 36%, 25%, 7%। तो आपको बताना कि सरसों के तेल में जो फैट होता है वो कितना होता है। तो सरसों का जो तेल होता है वो अंशतः शुष्क तेलों के वर्ग में आता है। इसमें जो है 36% फैट होता है, 36% फैट होता है और 25% जो है नाइट्रोजनी पदार्थ होते हैं। 25% नाइट्रोजनी पदार्थ होते हैं, नाइट्रोजनी पदार्थ होते हैं। और 7% इसमें नमी होती है, 7% जो है इसमें नमी होती है और अन्य वसीय अम्ल होते हैं 7%। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा राइट हो गया? आपका ऑप्शन नंबर सेकंड जो है राइट हो गया। सरसों के तेल में जो वसा की मात्रा होती है वो 36% होती है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। निम्न में से कौन सा वसीय अम्ल सरसों के तेल में पाया जाता है? आपको बताना इनमें से कौन सा वसीय अम्ल है जो सरसों के तेल में पाया जाता है। एरुसिक अम्ल,
लिनोलिक अम्ल, पॉमेटिक अम्ल, उपर्युक्त सभी। तो जल्दी से आंसर दीजिए कौन सा ऑप्शन आपका राइट हो सकता है। तो एरुशिक अम्ल जो होता है ये सरसों के तेल का जो है लाक्षणिक वसीय अम्ल है और इसकी मात्रा जो होती है कुल वसीय अम्लों की 45 से 50% होती है। 45 से 50% जो होती है ये एरुशिक अम्ल की होती है। तो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है राइट हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, सरसों के तेल की तीखी गंध का कारण है। आपको बताना कि सरसों के तेल की जो तीखी गंध होती है वो किसके कारण होती है। आइसोसाइनाइड, एलिल आइसोथायोसाइनाइड, एक व दो दोनों, ना तो एक ना तो दो। तो जल्दी से बताइए कौन सा ऑप्शन आपका राइट हो सकता है। तो सरसों के तेल के बारे में आपको काफ़ी कुछ जानकारी हो गई कि सरसों का तेल जो होता है उसका वानस्पतिक नाम ब्रेसिका स्पीसीज है। ये क्रूसीफेरी कुल का है और ब्रेसिका वंश का है। इनकी 3 किस्में होती हैं, सरसों, डाइकोटोमा और तोरिया। इन लोग को सामूहिक रूप से तोरिया कहते हैं। इनका उपयोग जो है इनके तना, पौधे और इनके शाखाओं बीज का सभी का मानव के लिए उपयोग होता है। इनके जो हरे पत्ते होते हैं वो जानवरों के लिए काम आते हैं। इनका प्रयोग जलाने के लिए, शरीर की मालिश के लिए, चमड़े व लकड़ी के सामान पर लगाने के लिए विभिन्न मात्राओं में किया जाता है। इनमें जो तेल की मात्रा होती है वो 30 से 48% होती है और ये जो है अंशतः शुष्कन तेलों के वर्ग में आते हैं। इसमें 36% फैट होता है, 25% नाइट्रोजनी पदार्थ होता है और 7% नमी व अन्य वसीय अम्ल होते हैं। और एरुशिक अम्ल जो होते हैं इनके तेल का अभिलाक्षणिक जो है वसीय अम्ल है। और सरसों के तेल की जो तीखी गंध होती है वो एलिल आइसोथायोसाइनाइड की उपस्थिति के कारण होता है और यह यौगिक जो होता है सरसों के बीज में उपस्थित सिनिग्रिन नामक ग्लाइकोसाइड के जल अपघटन से बनता है। ओके, तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा राइट हो गया। आपका ऑप्शन नंबर सेकेंड जो है राइट हो गया। एलिल आइसोथायोसाइनाइड के कारण जो है सरसों का तेल जो है तीखी गंध उत्पन्न होता है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, सरसों की खली में नाइट्रोजन की मात्रा होती है। आपको बताना है सरसों की खली में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है। 5.5%, 4.9%, 1.5%, 3.5%। तो जल्दी से बताइए कौन सा ऑप्शन आपका राइट हो सकता है। तो सरसों जो होता है ये पशु आहार के रूप में बीज, तेल और खली का ठंडा प्रभाव पड़ता है और बहुत से रोग या बीमारियों की रोकथाम में भी इसकी सहायता मिलती है। और खली में करीब 4.9% जो होता है ये नाइट्रोजन होता है, 2.5% जो होता है ये फास्फोरस होता है और 1.5% जो होता है ये पोटास होता है। और इसीलिए इसे विश्व के कुछ भागों में इसका प्रयोग जो है खाद के रूप में भी करते हैं। और भारत में खली केवल पशुओं को ही खिलाई जाती है। तोरिया और सरसों का जो है हरी खाद या तेल का उपयोग ब्लोन तेल, विशिष्ट चिकनाइयों, मिठाइयों तथा अन्य वस्तुओं के साथ मिश्रण में, खनिज तेलों में, ग्रीस में, साबुन में, प्लास्टिक के निर्माण में भी किया जाता है। इस्पात उद्योग में जो है इस्पात प्लेटों के द्रुत शीतलन और चमड़े को मुलायम करने में भी तेल का प्रयोग करते हैं। प्रथम विश्व युद्ध के समय जो सरसों के बीजों से विनाशकारी सरसों की गैस बनाई गई थी। और तोरिया जो है तेल का मुख्य रूप से जो है ग्रीस बनाने में काम आता है। तोरिया का जो तेल होता है मुख्य रूप से ग्रीस के बनाने के काम आता है। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा राइट हो गया। आपका ऑप्शन नंबर सेकेंड जो है राइट हो गया। 4.9% जो है नाइट्रोजन की मात्रा होती है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं और आज का लास्ट क्वेश्चन, सरसों किस वंश का पौधा है। आपको बताना सरसों किस वंश का पौधा है। तो इसका आंसर आप लोग फटाक से कमेंट कीजिए कौन सा ऑप्शन होगा। मैंने आपको सारा डिटेल बता दिया सरसों के बारे में, तो इसको तो आप लोग को बिल्कुल लेट नहीं करना चाहिए, फटाफट आंसर देना चाहिए। कौन सा है आपका ब्रेसिका, पोएसी, एक व दो दोनों, ना तो एक ना तो दो। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा राइट हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है राइट हो जाएगा। सरसों जो है ब्रेसिका किस्म का होता है। ओके, तो इस प्रकार फ्रेंड आज का क्वेश्चन आप लोग को समझ में आया होगा और आप लोग एंजॉय के साथ क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे और आप लोगों को सरसों के बारे में, मूंगफली के बारे में, तिल के बारे में अच्छी नॉलेज हो गई होगी कि इसमें कितना प्रोटीन, कितना विटामिन, कितना फैट, कौन सा पार्ट हमारे लिए उपयोगी है, कौन सा पार्ट जानवरों के लिए उपयोगी है। तो आज के लिए बस इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच ऑल फ्रेंड्स।